आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 4 वस्त्रों की देखरेख के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वस्त्रों की धुलाई में सहायक पदार्थों के बारे में जान लेते हैं। वस्त्र धोना एक कला है। इस कला को निखारने के लिए हमें कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसके प्रयोग से वस्त्र अधिक सुंदर व आकर्षक हो जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जो पदार्थ हैं वो इस प्रकार हैं: कपड़े धोने का सोडा, रीठे का घोल, जैवल का घोल, सिरका, सफ़ेदी लाने वाले पदार्थ इत्यादि। तो चलिए सबसे पहले हम कपड़े धोने के सोडा के बारे में जान लेते हैं। यह एक क्षार है जो बहुत मैले कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं जो इस प्रकार हैं। सूती वस्त्र जैसे झाड़न जो होते हैं आदि बहुत मैले हो जाते हैं। उनको उबलते समय पानी में थोड़ा सा कपड़े का सोडा डालकर धोने से इनकी चिकनाई दूर हो जाती है। यह बिल्कुल साफ हो जाते हैं। यह कठोर जल को मृदु बनाने के भी काम आता है। यह वस्त्र पर गर्म प्रेस से लगे हुए धब्बे छुड़ाने के भी काम आता है। इसके बाद आता है रीठे का घोल। रीठे पेड़ों से प्राप्त होता है। यह प्राय रंगीन, ऊनी व रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनको सफ़ेद वस्त्रों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो रीठा होता है इससे धोने से उनका रंग जो है पीला पड़ जाता है। रीठे के घोल बनाने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम रीठे को तोड़कर उनकी गुठली निकाल लें। इसके बाद उनको बारीक पीस लें। किसी बर्तन में रीठे का पाउडर और पानी हल्की आंच पर कुछ समय के लिए उबालें तथा एक पतले कपड़े से इसे छान लें। रीठे के घोल से वस्त्र भली प्रकार साफ हो जाते हैं और उनका रंग भी नहीं निकलता, क्योंकि यह रंग निकालने को रोकता है। इसके बाद आता है जैवल का घोल। जैवल का घोल धब्बे छुड़ाने के काम आता है। यह बहुत तेज पदार्थ है, अतः इसको केवल सफ़ेद सूती वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैवल घोल बनाने की सामग्री है: कपड़े धोने का सोडा चाहिए होता है, इसमें उबलता पानी, ब्लीचिंग पाउडर और ठंडा पानी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद इसकी विधि देख लेते हैं एक बार। पहले सोडे तथा उबलते पानी का घोल बना लें। ब्लीचिंग पाउडर को ठंडे पानी में मिलाकर कुछ समय के लिए रख दें। जब ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाए तब तरल भाग को अलग करके गहरे रंग की ऐसी बोतल में भर कर रख दें जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके। वो जो बोतल होनी चाहिए गहरे रंग की होनी चाहिए, उसमें से आर पार नहीं दिखना चाहिए। इस घोल का प्रयोग करने के लिए इसमें गुनगुना पानी मिलाकर कपड़े के धब्बे वाले भाग को इसमें भिगोएं। धब्बा उतरने पर साबुन से धो लें। इसके बाद जो आती है सिरका आता है। रेशमी व ऊनी वस्त्रों की धुलाई में सिरका एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसके कुछ लाभ हैं जो इस प्रकार हैं। सिरका रंगीन, रेशमी व ऊनी वस्त्रों में चमक लाने के लिए उपयोगी है। सिरके के प्रयोग से वस्त्रों का रंग पक्का हो जाता है। वस्त्रों में अधिक नील लग जाने पर सिरके का घोल उसे कम करने में सहायता करता है। सिरका घास तथा दवाइयों के धब्बे को दूर करने में भी काम आता है। इसके बाद जो आखिरी जो आता है वो है सफ़ेदी लाने वाले पदार्थ। यह सफ़ेद वस्त्रों में सफ़ेदी लाने के लिए लाभकारी हैं। इनको प्रयोग करने के लिए पहले थोड़े से पानी में घोल कर फिर पानी में भली प्रकार मिला दिया जाता है। इसके पश्चात वस्त्र को कुछ समय के लिए इसमें भिगो देते हैं और फिर अच्छी तरह निचोड़कर धूप में सुखाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर धुलाई के पदार्थ खत्म होते हैं। इसके बाद शुरू होते हैं धब्बे। तो चलिए करते हैं। प्राय यह देखने में आता है कि चाहे हम कितनी ही सावधानी क्यों ना रखें, कभी ना कभी वस्त्रों में धब्बे पड़ ही जाते हैं। कुछ धब्बे तो साबुन से दूर हो जाते हैं, परंतु कुछ धब्बे ऐसे होते हैं जो आसानी से दूर नहीं होते। इन भिन्न भिन्न प्रकार के धब्बों को अलग अलग साधनों से दूर किया जाता है। धब्बों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला आता है वनस्पति से कुछ धब्बे लगते हैं जो इस प्रकार हैं: चाय का धब्बा, कॉफ़ी का धब्बा, कोको का धब्बा, फल का धब्बा, सब्जियों का धब्बा आदि। ये जो धब्बे होते हैं ये वनस्पतिक धब्बे कहलाते हैं। ये अम्ल युक्त होते हैं, अतः इन धब्बों को हटाने के लिए क्षार प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है प्राणी जगत से धब्बे। यह होते हैं खून, अंडे, दूध, मांस आदि के धब्बे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे धब्बों में प्रोटीन होती है, इसलिए इनको दूर करने के लिए धब्बे को ठंडे पानी से धोना चाहिए। गर्म पानी से धोने से यह दाग और पक्का हो जाता है। इसके बाद आता है चिकनाई के धब्बे। इन धब्बों में न केवल चिकनाई बल्कि कुछ मात्रा में रंगों की भी संभावना हो सकती है। ये धब्बे घी, मक्खन, रसेदार सब्जी आदि से होते हैं। इन धब्बों को उतारने के लिए चूसक विधि या गोलक विधि का प्रयोग करना चाहिए।
इसके बाद आता है खनिज से। इन धब्बों में शाही, जंग, दवाइयाँ तथा कोल तार के धब्बे आते हैं। ऐसे धब्बों को पहले अमल और बाद में क्षार से धोना चाहिए। इसके बाद आते हैं रंग के धब्बे। ये धब्बे अम्ल युक्त अथवा क्षार युक्त होते हैं। अतः इनको दूर करने के लिए धब्बों की प्रकृति को जानना आवश्यक है। इसके बाद कुछ अन्य धब्बे होते हैं। उपरोक्त धब्बों के अतिरिक्त कुछ ऐसे धब्बे भी हैं जो किसी भी समूह के अंतर्गत नहीं आते, जैसे पसीने के धब्बे, रंग रोगन के धब्बे अथवा गर्म स्त्री के धब्बे। इनके अतिरिक्त घास से लगे धब्बे वनस्पतिक धब्बों को दूर करने की विधि से भिन्न है। अब दूर करने के नियम देख लेते हैं। धब्बों को दूर करने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले कपड़ों पर धब्बे लगते ही उनको तुरंत छुड़ा देना चाहिए। ताज़ा धब्बा जल्दी छूट जाता है, परंतु पुराने होने पर धब्बा पक्का हो जाता है। दूसरा, रंगीन वस्त्रों से धब्बे छुड़ाने के पूर्व उसके किसी कोने को जल से भिगोकर देख लेना चाहिए कि कपड़े का रंग तो नहीं निकलता। यदि रंग कच्चा हो तो उन पर ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनसे उन वस्त्रों को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। तीसरा, इस बात का भी ज्ञान होना आवश्यक है कि वस्त्र किस प्रकार का है। इसका कारण है कि धब्बे छुड़ाने के लिए सभी प्रकार के वस्त्रों पर एक जैसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि यह मालूम ना हो कि धब्बा किस प्रकार का है तो उसको दूर करने के लिए पहले मृदु विधि का प्रयोग करेंगे, फिर आवश्यक हो तो तीव्र विधि का। अगला है, यदि यह ज्ञात ना हो सके कि धब्बा किस प्रकार का है तो गर्म जल का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद, यदि धब्बा एक दवाई से ना छूटे तो दूसरी दवाई प्रयोग करने से पूर्व पहली दवाई को अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। यदि धब्बा छुड़ाने के लिए क्षार का प्रयोग किया गया हो तो उसके प्रभाव को दूर करने के लिए बाद में अम्ल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। धब्बे वाले स्थान को दवाई में उतनी देर ही रखना चाहिए जब तक धब्बा दूर नहीं होता। जब वह दूर हो जाए तो उसको एक अच्छी तरह से साबुन के घोल में धो लेना चाहिए, जिससे सारी दवाई उसमें से निकल जाए और वस्त्र को कोई हानि ना पहुंचे। अब हम विभिन्न प्रकार के धब्बों को छुड़ाने की विधियां देख लेंगे। सबसे पहले आती है चाय या कॉफ़ी का धब्बा। अगर ये सूती लिनन में लगा है तो यदि ये धब्बा ताज़ा हो तो उस पर उबलता हुआ पानी डालें। यदि धब्बा पुराना हो तो धब्बे पर कपड़े धोने के सोडा अथवा सुहागा फैलाकर उस पर उबलता हुआ पानी डालें। धब्बे को तब तक ग्लिसरीन से भिगोएं तब तक वह उतर ना जाए। और अगर रेशमी ऊनी वस्त्र हैं तो उसमें क्या करेंगे, गुनगुने पानी में भिगोएं अथवा हल्के सुहागे के घोल से कुछ समय के लिए रख दें और हल्के हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल का प्रयोग करें धब्बा उतारने के लिए। इसके बाद आता है रसेदार सब्जी का धब्बा। अगर ये वही सूती या लिनन पे लगा है तो ये धब्बा ताज़ा हो तो सर्वप्रथम उसके ऊपर नीचे शाही चूस रखकर इस्त्री करें। इस प्रकार चिकनाई शाही चूस पर आ जाएगी और इसके बाद साबुन से और गर्म पानी से धोकर साफ कर सकते हैं और धूप में सुखा देंगे। चिकनाई को दूर करने के लिए मैदा अथवा साच का गाढ़ा घोल धब्बे पर लगाकर छाया में सूखने पर इसको उतारकर फिर से मैदा का घोल लगाएं। 1-2 बार से चिकनाई दूर हो जाती है। इसी प्रकार यह कि चिकनाई दूर करने के लिए स्प्रिट, पेट्रोल अथवा मिट्टी का तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि धब्बा ना उतरे तो जैवल के घोल में भिगो दें और धब्बा दूर होने पर साबुन से धो दिया जाता है। लेकिन रेशमी और ऊनी वस्त्रों में क्या करते हैं, हल्की गर्म इस्त्री के धब्बे से ऊपर व नीचे शाही चूस रखकर इस्त्री करें। इसके पश्चात साबुन से धोएं। यदि धब्बा फिर भी ना उतरे तो पोटेशियम परमैंगनेट या अमोनिया के घोल में बारी बारी डुबो दें और पोटेशियम परमैंगनेट के दाग ऑक्सैलिक अम्ल से दूर किए जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला धब्बा आता है वो है शाही का धब्बा। सूती पे और लिनन पे इसकी जो तरीका है वो अलग है। जैसे कि सबसे पहले साबुन और पानी से धोकर हटाए जाते हैं। उसके बाद शाही के ताजे धब्बों को दूर करने के लिए कटे हुए नींबू अथवा नमक से रगड़कर धूप में सुखाए जाते हैं। या धब्बे को कुछ घंटे के लिए दूध व खट्टे दही में भिगोकर रख दिया जाता है और धब्बा उतर जाता है। और यदि रेशमी या ऊनी वस्त्र हैं तो उसमें साबुन तथा पानी से धोकर हटाएंगे। या सूती वस्त्रों की भांति नींबू तथा नमक रगड़कर भी धब्बे को दूर किया जा सकता है। या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल के द्वारा भी धब्बे हटाए जा सकते हैं। रंग रोगन के धब्बे के लिए क्या करते हैं, सूती या लिनन के कपड़ों में मिट्टी के तेल या तारपीन के तेल में धब्बों को भिगोएं अथवा स्प्रिट का प्रयोग करें। इससे धब्बा उतर जाएगा। और इसी प्रकार से हम ऊनी वस्त्रों में से भी और रेशमी वस्त्रों में से भी धब्बा रंग रोगन का हटा सकते हैं। इसके बाद आता है रक्त के धब्बे। रक्त का धब्बा हमेशा हमें ठंडे पानी से धोना चाहिए, चाहे वो सूती हो, चाहे ऊनी या रेशमी कपड़ा हो। इसके अलावा 50 ग्राम नमक का 2 लीटर पानी का घोल बनाकर धब्बे वाले स्थान को इस घोल में डुबोना चाहिए। इससे धब्बा दूर हो जाता है।
अगला जो धब्बा आता है वो है आयोडीन का धब्बा। यह धब्बा जो सूती और लिनन के कपड़े हैं, गर्म पानी या साबुन से धोकर धब्बा दूर हो जाता है। सोडे को गर्म पानी में घोलकर धोने से धब्बा दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम रेशमी और ऊनी वस्त्रों में भी कर सकते हैं, और उसके अलावा मैदा या स्टार्च का लेप बनाकर धब्बे पे लगाकर उसको धोएंगे तो भी धब्बा उतर जाएगा। यह हम आयोडीन के लिए बात कर रहे थे। और आखिरी आता है कोलतार का धब्बा। धब्बे के नीचे शाही चूस रखकर ऊपर से रुई से तारपिन का तेल लगाकर मलने के बाद स्प्रिट से धो दिया जाता है, इससे ये धब्बा उतर जाता है। इसी प्रकार हम ऊनी या रेशमी वस्त्रों में करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ धब्बे देखे और उसके उतारने की विधि देखी। अब हम स्थानिक सफाई के बारे में जानेंगे। ऊनी व रेशमी वस्त्र को पानी में धोने से उनका रंग व रूप खराब होने की संभावना रहती है, अतः ऐसे वस्त्र बाजार में ड्राई क्लीन करवाए जाते हैं। इस प्रकार जब वस्त्र के कुछ मैले भागों को बिना पानी के प्रयोग से साफ किया जाता है तो उसे स्थानिक सफाई कहते हैं। इस मैल को दूर करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियों का प्रयोग करा जाता है। पहली है घोलक विधि और दूसरी है चूसक विधि। तो पहले घोलक विधि को देख लेते हैं। इस विधि को प्रयोग में लाने के लिए प्राय पेट्रोल, शाही चूस, एक कपड़ा एवं रुई की आवश्यकता होती है। वस्त्र पर मैल चिकनाई के साथ लगी रहती है। यह चिकनाई पेट्रोल में घुलनशील है, अतः इस चिकनाई के साथ साथ वस्त्र का भी जो मैल है वह भी उतर जाता है, जिसको शाही चूस लेगा। इस विधि को ऐसे धब्बे छुड़ाते समय काम में लाया जाता है जो घुलनशील हो। इसके बाद आती है चूसक विधि। इस विधि को प्रयोग में लाने के लिए प्राय स्टार्च की आवश्यकता होती है। मैल व चिकनाई वाले स्थानों पर स्टार्च या उसके गाढ़े लेप को लगाने से यह मैल व चिकनाई को सोख लेता है। कुछ समय बाद स्टार्च को उतार देने से वस्त्र की मैल दूर हो जाती है। यह विधि प्राय सफ़ेद व हल्के रंग के कपड़ों के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े स्टार्च दिखाई देने का डर रहता है, इसलिए। अब हम एक ऊनी शॉल की स्थानिक सफाई के बारे में जानेंगे। इसे दोनों विधियों से साफ करने का तरीका देखेंगे। शॉल को साफ करने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उसका रंग कैसा है। सबसे पहले यदि हल्का व सफ़ेद हो तो उसको चूसक विधि का प्रयोग करेंगे, और यदि गहरा रंग होगा तो घोलक विधि का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं कि शॉल के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो क्या क्या है। शॉल चाहिए होगा, एक ब्रश चाहिए होगा। शॉल को साफ करने के लिए या तो स्टार्च चाहिए होगा या फिर पेट्रोल। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि चूसक विधि में स्टार्च यूज़ होती है और घोलक विधि में क्या यूज़ होता है? पेट्रोल। एक पतला कपड़ा चाहिए होगा, रुई चाहिए होगी, एक कटोरी, मेज जिस पर कंबल रखेंगे या चादर, और उसके ऊपर एक चादर बिछी होनी चाहिए, और शाही चूस होना चाहिए हमारे पास। अब देख लेते हैं आगे। सबसे पहले घोलक विधि द्वारा शॉल को साफ करने की प्रक्रिया देख लेते हैं क्या होती है। पहले शॉल के ऊपरी मैल को ब्रश से साफ कर लें। शॉल को मेज पर फैलाकर मैल वाला जो भाग है उसके नीचे शाही चूस रख देंगे। एक कटोरी में अथवा चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा पेट्रोल लेकर एक पोटली में मैले स्थान पर थोड़ा थोड़ा पेट्रोल लगाते हैं। मैल धीरे धीरे घुलकर शाही चूस द्वारा सोख लिया जाएगा। यदि शाही चूस मैला हो जाए तो बदलकर दूसरा रख लेना चाहिए। इसके उपरांत शॉल को कुछ समय के लिए किसी खुले स्थान पर फैला कर रख दे, जिससे पेट्रोल की गंध जो है वो दूर हो जाए। पेट्रोल की गंध दूर होने के पश्चात ही उसको हल्की गर्म प्रेस करनी चाहिए, नहीं तो आग लगने का भय रहता है। तो इस प्रकार हमने घोलक विधि द्वारा शॉल को साफ किया। पेट्रोल का जो प्रयोग करेंगे तो कुछ सावधानियां रखनी चाहिए हमें। पहली चीज़ तो ये कि रुई की जो पोटली के ऊपर एक बार में थोड़ा सा ही पेट्रोल लगाना चाहिए, नहीं तो कपड़े पर पेट्रोल के धब्बे पड़ने की संभावना रहेगी अगर ज़्यादा पेट्रोल ले लेंगे तो। और इसे आगे बहुत शीघ्र इसके अंदर आग बहुत शीघ्र लग जाती है, अतः पेट्रोल से साफ करते समय आग तथा जल्दी सिगरेट आदि समीप नहीं ले जाने चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो हमें पेट्रोल को इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखने की होती हैं। इसके बाद आती है चूसक विधि द्वारा शॉल कैसे साफ होगा। यदि शॉल हल्के रंग की हो तो उसे ब्रश से साफ करें, फिर उस पर स्टार्च का पाउडर अच्छी तरह फैलाकर उसको उसमें लपेटकर कुछ घंटों के लिए रख दें। यदि शॉल कहीं से अधिक मैली हो तो उस पर स्टार्च का लेप लगा दें और स्टार्च के उतरने के बाद उस पर प्रेस करें। इस प्रकार से हम शॉल को साफ कर लेते हैं। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो वस्त्रों की रंगाई। तो चलिए देखते हैं। कभी किसी वस्त्र का रंग फीका पड़ जाता है तो कभी कोई रंग अच्छा नहीं लगता। ऐसी अवस्था में वस्त्रों को रंगने की आवश्यकता पड़ती है। रंगरेज इनकी रंगाई के काफ़ी पैसे लेते हैं। पैसों की बचत के लिए हम इनको घर में ही रंग सकते हैं।
वस्त्रों की रंगाई करते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं। सबसे पहले, यदि एक से अधिक वस्त्र रंगने हो तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो तंतुओं से बने वस्त्र होते हैं, जैसे कि सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र जो होंगे, इन सबको पहले अलग कर लेंगे। उसके बाद रंगने के लिए पानी इतना होना चाहिए कि जो भी वस्त्र रंगना हो उसमें भली प्रकार से डूब जाए। कम पानी में नहीं रंगते हैं हम। रंग का घोल बनाते समय उसमें फुटकनियाँ या गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हमें जब रंग को घोलते हैं तो उसको पोटली में बांधकर पानी में घोलना चाहिए। घोल तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रंग का कोई अंश बर्तन के इधर उधर कोने पर ना लग जाए। यदि एक वस्त्र रंगने के उपरांत जल में दूसरा वस्त्र रंगना हो तो उसी जल में और थोड़ा सा रंग या और थोड़ा सा पानी मिला लेना चाहिए। मैले वस्त्रों को रंगने से पूर्व धो लेना चाहिए, जिससे उनमें मैल ना रहे। रंगने से पहले वस्त्र को भली प्रकार सादे पानी में गीला कर लेना चाहिए, जिससे उसमें जब हम रंग चढ़ाएंगे, रंगीन पानी में डालेंगे तो कपड़े के हर एक कोने में रंग जाए। यह जानने के लिए कि एक तैयार किए गए घोल में रंग सही मात्रा में है या नहीं, कपड़े के एक कोने को जरा सा डुबो के देख लेना चाहिए कि हमें जो रंग चाहिए वो आ रहा है या नहीं। तो ये तो कुछ सावधानियाँ थी, कुछ बातें थी जो हमें ध्यान देनी चाहिए वस्त्रों को रंगते समय। इसके बाद आता है कि सूती वस्त्रों की रंगाई किस प्रकार से करते हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं हम। सूती वस्त्र जो होते हैं दो प्रकार के रंगे जाते हैं, पहले कच्चे रंग में और दूसरा पक्के रंग में। कच्चे रंग में सर्वप्रथम रंग को पानी में घोल लें और फिर गीले वस्त्रों को उस घोल में डुबो कर निकाल लें। भली प्रकार का निचोड़ कर छाया में सूखने के लिए किसी समतल स्थान पर फैला दें। वस्त्र को मांड भी लगाई जाती है कच्चे रंगों में रंगने के लिए। और जब पक्के रंगों में रंगते हैं तो बाजार से पक्का रंग खरीदने के पश्चात उसको पानी में उबाल लें और रंग में पक्कापन लाने के लिए पानी में थोड़ा सा साबुत नमक डाल देना चाहिए। इससे रंग क्या होता है, पक्का हो जाता है। वस्त्र को गीला करके फिर रंग वाले घोल में डालकर कुछ समय के लिए उबालें और निचोड़ कर छाया में सुखाने के लिए समतल स्थान पर फैला देना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो वस्त्र में कलफ भी लगाई जा सकती है कड़कपन लाने के लिए। तो इस प्रकार से हम रंगते हैं। कच्चे वस्त्रों में कच्चे रंगों का जो रंगाई है वो अलग है और पक्के रंगों की रंगाई है वो अलग है। कच्चे रंगों में हमें कुछ नहीं डालना होता, सिर्फ रंग डाला पानी के अंदर, घोल तैयार किया, उबाल मारा और कपड़े डुबो के रंग चढ़ा देते हैं। लेकिन जब हमें रंग को पक्का करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम साबुत नमक डालते हैं। डली वाला जो नमक होता है रंग पक्का करने के लिए डाला जाता है। इसके बाद आपके सामने आ रहा है सूती दुपट्टे की रंगाई किस प्रकार करनी चाहिए। तो जैसे कि हमने भी रंगाई के बारे में जाना कि सबसे पहले हमें रंगने के लिए दुपट्टा चाहिए होगा, उसके लिए रंग चाहिए होगा, एक बर्तन चाहिए होगा जिसके अंदर रंग बनाएंगे हम, पानी चाहिए होगा, एक डंडा चाहिए होगा कपड़ा हिलाने के लिए, साबुत नमक, और अगर उसमें मांड लगाना है दुपट्टे में तो हमें मांड चाहिए होगा। विधि वही है, सबसे पहले हम पानी को उबाल लेंगे, फिर एक रंग की पोटली में रंग को बनाएंगे और उसको पानी में डुबो देंगे और उसको फिर उबलने देंगे। और उबलने के बाद जो कपड़ा हमें रंगना है उसको गीला करके उसके अंदर डुबोएंगे और साथ में थोड़ा सा डली वाला नमक डाल देंगे जिससे रंग पक्का हो जाए और थोड़ी देर तक उसको गर्म पानी में उबाल देंगे। हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रंगे हुए दुपट्टे को तार या रस्सी पे नहीं सुखाना चाहिए। हमें हमेशा रंगे हुए दुपट्टे को किसी समतल स्थान पर ही सुखाना चाहिए। इसके बाद आखिर में जो आता है वो है ऊनी स्वेटर की धुलाई। जिस प्रकार से हमने पीछे भी पढ़ा कि स्वेटर की धुलाई या कपड़ों की धुलाई किस प्रकार से करनी चाहिए, वही विधि यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ यह पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह पार्ट पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।